मैट्रिसेस। अब देखो मैट्रिसेस क्या होता है, ये चीज समझो। व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास 6 नंबर्स हैं या 6 नंबर्स या 6 एलिमेंट्स हैं। अब इनको मैं किस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, रो और कॉलम। नाउ दिस इज अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। इनको मेरे को अरेंज करना है रो और कॉलम में। अब यदि मुझे इन 6 नंबर को रो और कॉलम में अरेंज करना है तो देखो पहला तरीका क्या होगा। पहली जो है, इन 6 नंबर्स को मैं इस तरह से अरेंज कर दूं। कर सकता हूं एक ही रो में, इसको एक ही रो में अरेंज कर सकते हैं हम। तो ये कितनी रो हो गई? एक रो है, लेकिन कॉलम कितनी हो गई बेटा? 6 कॉलम हो गई। तो इसको बोलेंगे 1 रो एंड 6 कॉलम। तो जनरली हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/6, 1 for रो एंड 6 for कॉलम। ये पहला तरीका हो सकता है 6 नंबर को आपका अरेंज करने का। दूसरा तरीका यदि मैं बोलूं कि सपोज हमने बोला कि चलो 2 रो ले लेते हैं, तो 2 रो में इन 6 नंबर को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो कितनी रो हो गई बेटा? 2 रो हो गई। और कॉलम कितनी हो गई? 3 कॉलम हो गई। तो दूसरा तरीका है उसको अरेंज करने का 2/3, 2 रो और 3 कॉलम। तीसरा यदि मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो मैं 3 रो ले सकता हूं बेटा। तो 3 रो होगा तो कॉलम कितनी होगी? 2 होगी। तो तीसरा जो उसका ऑर्डर हो सकता है वो 3/2, 3 रोज एंड 2 कॉलम। और चौथा जो ऑर्डर होगा, अब फिर सीधा आपके 6 रो हो सकती है, कॉलम 1। तो ये इसका चौथा तरीका। बस ये 4 तरीके से आप इन 6 एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। बोलो ये समझ में आया कैसे 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं? या तो एक रो होगी, यदि एक रो होगी तो 6 कॉलम होगी। तो एक रो है तो 6 कॉलम, दीज आर द कॉलम्स। यदि 2 रो है तो 3 कॉलम होगी, 3 रो है तो 2 कॉलम होगी, और 6 रो है तो 1 कॉलम होगी। इट मीन्स 6 नंबर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हुए? 4। एक तो पहला है 1/6, दूसरा है 2/3, तीसरा है 3/2 और चौथा है 6/1। अब इसमें 1 मार्क की प्रॉब्लम बन सकती है कि आपके पास 6 नंबर्स हैं या 6 एलिमेंट्स हैं, उसको आप कितने तरीके से अरेंज करेंगे। ये तो सिर्फ समझाने का तरीका बता रहा हूं, इनको बोलते हैं मैट्रिक्स। जब नंबर्स को या एलिमेंट्स को हम रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम देन इट इज नोन एज मैट्रिसेस। बेटा ये समझ में आया कैसे अरेंज किए मैंने? बोलना बेटा, ये समझ में आया अरेंज कैसे किए? अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूं, मैं सीधा सीधा एक एग्जांपल लेता हूं। अभी मैट्रिक्स की बात करेंगे, अभी पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, अ मैट्रिक्स इज, पहला क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स इज 12 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव। कितने पॉसिबल ऑर्डर इसमें हो सकते हैं? तो देखो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, पहले देखो। पहला पॉसिबल ऑर्डर 1/12, दूसरा पॉसिबल ऑर्डर 2/, बोलो भाई सब, 6, 2/6। अरे भाई आवाज आ रही है मेरी? 2/6, 6, 3/4, 4/3, 6/2, 12/1। These are all are the possible orders. ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं सर। These all are the possible orders of a matrix. तो यदि किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे या तो 1/12, 2/6, 3/4,
4/3, 6/2, 12/2। ये समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। बेटा इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। क्लियर है सबको? यार आवाज कम कैसे आ रही है मेरे को आज? आवाज तो आनी चाहिए थी यार। एक सेकंड। क्योंकि और दिन तो अपनी आवाज सही आ रही थी, अभी आवाज कम कैसे आ रही है? चलो, या तो फिर मुझे ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा फिर आवाज सुनने के लिए। एक और देखते हैं, वैसे ही बताना। अ मैट्रिक्स इज 15 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? ये मैं जनरल बता रहा हूं, अभी मैंने चालू नहीं किया मैट्रिक्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? इट है। यदि 15 एलिमेंट है तो बताओ बताओ बेटा, पहला पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? पहला ऑर्डर क्या होगा? 1 into 15। 1 into 15। 15। दूसरा ऑर्डर? 3 into 5। वेरी गुड, 3 into 5। तीसरा ऑर्डर? 5 into 3। 5 into 3। 5 into 3। और चौथा ऑर्डर? 3 into 1। 15। बस सिर्फ 4 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ओनली 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। इसके 4 पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे बस, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं है बस। क्लियर है? एक सेकंड के लिए ये आवाज नहीं आ रही। ये किसी से कनेक्टेड तो नहीं है? हटा दिया ना? एक सेकंड। हाँ बेटा, आवाज आ रही है अब मेरी? तुम बोलना देगा? हाँ ठीक है। अब क्या, ब्लूटूथ से मेरे को आवाज सही आ रही है। तो मैं क्या बोल रहा था, यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर 15 एलिमेंट है तो बेटा इसके ऑर्डर हो सकते हैं, 4 ऑर्डर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। तो इस तरह की 1 मार्क की कोई प्रॉब्लम बन सकती है। अभी मैट्रिक्स के बारे में मैंने तुम्हें डिफाइन नहीं किया कि मैट्रिक्स होता क्या है, अभी सिर्फ मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं। तो मैट्रिक्स क्या है? किसी भी एलिमेंट को रो और कॉलम में अरेंज करने का तरीका है। अब यदि मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करूं तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो इधर, ये आपका इसका मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा तुम्हें, यदि किसी को लिखना है तो लिख लेना रिकॉर्डिंग। नहीं तो मैं इसका वो तो दूंगा ही सही तुम्हें, मटेरियल बना हुआ। इसका पीडीएफ मटेरियल है, इसलिए लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, पीडीएफ मटेरियल है अपने पास, ठीक है ना? तो मैट्रिक्स को यदि मैं डिफाइन करूं तो ये है अ सेट ऑफ mn numbers, a set of mn numbers arranged in m rows and n columns is called matrix of order m by n। यदि mn नंबर्स को हम अरेंज कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? m रोज और n कॉलम्स में, तो हम उसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn, m by n। जो पहला वाला एलिमेंट होगा m, ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ रोज को, और दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा n, ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम्स n, ये इसको डिनोट करेगा m और n। तो m डिनोट करेगा नंबर ऑफ रोज को और n डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो ये m और n को डिनोट करने का तरीका है। अब जैसे मैंने आपसे कोई भी एक मैट्रिक्स बनाया, जैसे एग्जांपल देखना इधर बेटा, ऐसे इस तरह के ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा -3 1 2 5 4 7,
अब बेटा सब बोलेंगे इसमें कितनी रोज है? रो कितनी? 2 2 rows. रो। और कॉलम कितनी है? 3 3। तो इसका ऑर्डर हो गया बेटा 2/3। यहाँ लिखते हैं 2/3। तो 2 डिनोट कर रहा है रो को और 3 डिनोट कर रहा है कॉलम को। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। बेटा श्रद्धा के ब्रदर का नाम क्या है? नाम बताओ बेटा अपना। आपका नाम क्या है बेटा? माइक स्टार्ट करके। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही इसको? ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है सर। आ रही है। बेटा नाम क्या है आपका? भरत। अच्छा भरत, ठीक है बेटा। तो ये अभी तक जितना पढ़ा है क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज है इसमें 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3। अब देखो आपको सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, जनरल ऐसे लिखोगे बेटा इसको AIJ M×N। ये इसको जनरल लिखने का तरीका है। AIJ का मतलब है ये इसके एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। कैसे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है बेटा ध्यान से समझना। ये वाला एलिमेंट कौन सी रो कौन सी कॉलम है? फर्स्ट। बेटा बोलो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बेटा इसको मैं बोलूंगा A11। इस एलिमेंट का नाम हो गया A11। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका नाम क्या होगा A1 का? इस एलिमेंट का नाम होगा A12। A12 12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम। अगले वाले का नाम, इसका नाम क्या होगा बोलो? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। A13। इसका नाम क्या होगा? A21। A21 5। इसका नाम होगा A22 और इसका नाम होगा A23। क्या इनका नामकरण संस्कार समझ में आया सबको? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बेटा ये क्लियर है अभी तक जितना पढ़ा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मैं दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं। कोई भी mn नंबर से mn नंबर को रो और कॉलम में अरेंज करने को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। m कहलाता है आपका नंबर ऑफ रोज। जो पहले लिखा होगा वो रो होगा, जो बाद में लिखा होगा वो कॉलम होगा। रोज और कॉलम, इसको या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं जो मैं अगला लिख रहा हूं। दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, या आप इस फॉर्म में लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं। इस फॉर्म में। अच्छा अभी जितने भी अवेलेबल हैं मुझे ये बताइए क्या हुआ? इसरा बार बार कैसे वो हो रही है? अभी जितने भी स्टूडेंट हैं अपने 14 स्टूडेंट हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपका कंफर्टेबल टाइम सबका, चाहे अपन और लेट कर सकते हैं यदि किसी को दिक्कत है तो, कंफर्टेबल टाइम क्या है? सर वही सर 4 बजे बढ़िया है। हाँ सर 4 बजे बोलो। बोलो। सर 4 बजे हाँ चलते हैं। सर। 4 बजे सही है सर। हाँ सर 4 नहीं बजे। नहीं, अरे वो तो ठीक है। बाकी 4 बजे किस किस को बाकी को दिक्कत है ये बताओ मुझे। किसी को दिक्कत सर है? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास सर बोल रहे थे कि अब से 4 बजे होगी, अगर मैथ्स वाली एडजस्ट हो सके तो बता देना। अच्छा अभी तक तो नहीं है ना? नहीं कल से होगी सर। नहीं कल से होगी तो 4 बजे एडजस्ट अभी कहाँ हुई अपनी, तो मना कर देना। बाकी और उतरे जा, कहाँ गया ये कैसे गायब हो गया? चिन्मय यस तेरी सर। क्लास का टाइम कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो किसी को दिक्कत नहीं है। बाकी ये उतरेजा का जरूर क्लास थी, एक बार देखेंगे अपन। चलो सर मैं जब मैट्रिक्स के नोट्स कॉपी करूंगा। अरे ये क्या बोलो भाई? चलो तो ठीक है फिर 4 बजे रखेंगे फिर अपन, क्योंकि वो सभी इसके लिए कंफर्टेबल। बेटा स्वस्ति देखना यदि हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपनी क्लास सही है वो
ये तो आज तो क्या है, मेरा दिन वाला टाइम मैंने किसी और को दे दिया था। एक बार बोल देना, मना कर देना कि नहीं हुई एडजस्ट। चलो फिर भी Yes. कोई दिक्कत आए तो फिर मुझे बोलना। Yes, sir. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। जैसे मैं बी मैट्रिक्स ऐसा लिख दिया, 4 2 7 3 -4 5, ऐसा भी हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। कितनी रो है? 3 बोलो। 3 रो है। और कॉलम कितनी है? 2 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। 3 रो है और 2 कॉलम है। इसमें किसी को डाउट? नो सर। तो मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका या तो ये है या ये है। इस तरह से यदि हम रेक्टेंगुलर एरे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे में यदि मैट्रिक्स को जमाएंगे तो फिर वो आपकी मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब यदि मैं बोलूं कि पहला प्रॉब्लम किस तरह का पूछा जाएगा, तो पहला प्रॉब्लम इस तरह का पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। बेटा ये सब प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, आपको समझना है बस। यहाँ 2/3 whose elements are given by, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको अभी समझना है। सब प्रिंटेड फॉर्म में दे दूंगा मैं। whose elements are given by aij i-2j/3। मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर 2/3 है और उसके एलिमेंट है aij i-2j/3। अब देखो ये मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ए मैट्रिक्स 2/3 मतलब 2 रो है। ये लो, ये 2 रो है और 3 कॉलम। ये मैंने इस तरह से बना लिया पहले। अब यहाँ पर एलिमेंट लिखो। बोलो इस जगह क्या लिखूंगा? A11। यहाँ क्या लिखूंगा? A12। यहाँ लिखेंगे A13। यहाँ लिखेंगे A21। इधर लिखेंगे A22 और इधर लिखेंगे A23। ये ना, यहाँ पर हमने एलिमेंट का नाम लिख दिया। अब देखिए A11 I की जगह 1, J की जगह 1 /3। Now what is A11? -1/3। इस तरह से सारी वैल्यू निकाल लेंगे। I = 1, J की जगह 2 /3, तो ये आ गया -1। फिर मैं लिख दूंगा A13 भी निकाल लेता हूं मैं, इधर ही निकाल देता हूं। चलो A13 I = 1, J is 3 /3, तो -5/3। फिर मुझे निकालना है A21। अब I की जगह 2 रखोगे और J की जगह 1 रखोगे। 2 J की जगह 1, 2 - 2 0 हो गया। A22 I की जगह 2, J की जगह 2, तो बेटा -2/3 हो गया। और A23 I की जगह 2 और J की जगह 3, तो ये हो गया -4/2, -2 हो गया। अच्छा 3 है के नीचे, सॉरी। तो ये हो गया -4/3। क्या ये एलिमेंट में कोई दिक्कत है? ये किस तरह से निकाला भरत? नो सर। I की जगह हमने जैसे A11 है तो I की जगह 1, J की जगह 1। इस तरह से ये सारा एलिमेंट निकाल कर आप मैट्रिक्स में रख दोगे। ये इनकी जगह रख दोगे। जैसे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है बेटा? -1/3। दूसरा एलिमेंट आ रहा है -1। तीसरा आ रहा है -5/3। इधर आ रहा है हमारा 0। इधर आ रहा है हमारा -2/3 और -4/3। दिस इज द मैट्रिक्स ए। ये हमारा मैट्रिक्स ए आ गया। तो पहला प्रॉब्लम इस तरह का बन सकता है जिसमें वो आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल दे। क्या इस तरह की प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी किसी को बेटा, या किसी को समझाना है? देख लो बेटा,
किसी को कोई भी दिक्कत है पूछ लो। आयुष, देव, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो इसरा, सर। नो सर। इसरा, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये तो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका हो गया कि मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करें। अब इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम बन सकता है जिसमें आपको जनरल एलिमेंट दिया होगा और उससे आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अब देखिए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई आपकी। अब मैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बता रहा हूं बेटा। टाइप ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस के टाइप क्या क्या होते हैं। और ये आपका इस तरह का जो भी मैट्रिक्स के टाइप होंगे बेटा वो 1 मार्क को पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। इसलिए आपको टाइप को ध्यान से देखना है कि क्या क्या मैट्रिक्स के टाइप। तो पहला यदि मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं तो फर्स्ट टाइप आ रहा है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब बेटा रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक सिंगल रो आ रही है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, सिर्फ रो, एक रो है। फिर किसी ने बोला सर कॉलम का क्या होगा? कॉलम कितनी भी हो सकती है लेकिन रो एक ही होगी, चाहे कॉलम 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन एक रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ मैट्रिक्स which has only one row, which has only one row is called row matrix। जिसमें केवल एक रो है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया a इक्वल टू -1 3। कितनी रो है बेटा? 1 और कॉलम कितनी है? 2 2। तो लेकिन रो एक ही है इसलिए रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लें b इक्वल टू, सब मैंने लिखा 7 - 9 8। एक ही रो है बेटा, कॉलम 3 है, तो भी इसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या हुआ? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, डाउट होने का सवाल भी नहीं है इसमें। तो क्या है कॉलम मैट्रिक्स? अब कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगा वैसे ही बता दो बेटा सब। जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। खत्म होगा। A matrix which has only one column, which has only one column is called column matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक कॉलम है उसको हम एक कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने बोला a इक्वल टू -9 7 8। ऑर्डर इज 3/1, 3 rows and 1 column, so that why it is called column matrix। आप सिर्फ समझते जाइए। मैंने बोला ना आपको, मैं पीडीएफ बस क्लास के खत्म होते ही मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा और जो ये क्लास की रिकॉर्डिंग है ये सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? तो आपको सिर्फ समझना है, लिखने का काम आप बाद में करते रहना। आपके पास टाइम आराम से पीडीएफ मिलेगा, उसमें से कॉपी कर लेना। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या है कि मैंने पीडीएफ बीच में बंद इसलिए की थी कि कुछ लोगों का ये आया था कि सर हम तो जेरोक्स करवा के रख लेंगे। फिर मैंने बंद ही कर दी फिर पीडीएफ। मैंने कि मैं क्यों मेहनत करूं जब आप जेरोक्स करवा के रख रहे, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं। मैं पीडीएफ इसलिए देता हूं कि भाई एक बार समझ में आ गया, फिर आप दोबारा लिखेंगे ना तो आपका रिवीजन होगा, इसलिए मैं पीडीएफ दे रहा था। लेकिन स्टूडेंट गलत वे में लेके जा रहा था, वो तो और आलसी होता जा रहा था। भाई पीडीएफ है मेरे पास, कभी भी है ना मैं जेरोक्स करवा लूंगा। लेक्चर है ना, वीडियो है तो वीडियो कभी भी देख लेंगे, तो आलसी हो गया। इसलिए मैंने फिर बंद कर दी पीडीएफ। अभी इनकी तो पढ़ी है क्योंकि इनको सबको दे रखी है पहले वालों को, इसलिए इनकी तो पढ़ी हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो प्लीज ऐसा मत करना बेटा। जितना आप लिखोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना आपका रिवीजन होगा और उतना आपके लिए अच्छा है। स्क्वायर मैट्रिक्स,
अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। अ मैट्रिक्स विच इज same number of rows and column, is called square matrix, is called square matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू -3 2 5 6 1 3 7 1 4। इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। तो इसको बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऐसा बोलते हैं बेटा इसको। सो दिस इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये वाला जो एग्जांपल लिखा है ये बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी को डाउट है कुछ? हाँ बेटा, कोई पूछ रहा है? स्वस्ति कुछ पूछ रहे हो? नो सर। इसरा, दिशा, रिंकल, वेदी, भरत, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? चलिए फिर आगे, No, sir. चलिए आगे देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया हमारा। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद मैं आता हूं डायगोनल मैट्रिक्स पर। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, इसको समझना। डायगोनल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डायगोनल का मतलब तो आप समझते ही हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन यहां पर मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब अलग है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है, मैं आपसे पूछूं इसका डायगोनल क्या होगा तो आप बोलोगे ये भी और ये भी। तो इसके कितने डायगोनल है भाई? इस स्क्वायर या रेक्टेंगल के, इस रेक्टेंगल के कितने डायगोनल है? 2 डायगोनल। पहला डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। तो यहां पर भी मतलब कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहां पर ये वाला डायगोनल नहीं कहलाएगा। ओनली मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ही है, उसका यही डायगोनल कहलाएगा, जो है एक ही डायगोनल कहलाएगा मैट्रिक्स में। और ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल, एक ही डायगोनल होता है बस, ये वाला डायगोनल नहीं कहलाता। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स, या बोलोगे इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that all elements except the diagonal element, सर except, हाँ बेटा, सर ये आपने बोला ना एक ही डायगोनल होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, होता है। हाँ तो ये इस वाले डायगोनल को मिटा के अगर उस वाले डायगोनल को बना दे तो? अरे मेरे भैया, मैंने क्या बोला? यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। मैंने ये नहीं बोला कि दोनों में से एक होगा। मैंने कब बोला दोनों में से एक होगा? नीरज, मैंने बोला कि सिर्फ एक ही होगा, वो ये वाला होगा, ये वाला डायगोनल होगा बस, ये वाला नहीं होगा। एक ही डायगोनल ये होगा, वो अभी मैं समझा रहा हूं ना क्यों होगा। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट all element except the diagonal elements are 0। all भी लिख दो, all element except the diagonal elements are 0। इस कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे। कैसे? अभी समझाता हूं। जैसे हमने बोला मैट्रिक्स है, पहले तो बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलो ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल एलिमेंट को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जो भी एलिमेंट होगा उसमें दोनों वैल्यू सेम होगी, रो और कॉलम की। कैसे? जैसे मैं 3 into 3 का बना रहा हूं बेटा, ये कौन सा एलिमेंट है? 1 1, तो ये डायगोनल एलिमेंट है।
बीच में यहाँ लिखूंगा A22 A33, ये इसके डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं बेटा। दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। A11 जब I और J इक्वल होता है वो डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। A11 A22 A33, यदि 3 into 3 है तो ये 3 डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, इन एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ये सारे एलिमेंट जीरो होंगे इसके, बाकी के जितने भी एलिमेंट बचे हैं वो सब जीरो होंगे। तो कुल मिला के बात ये, मैं दोबारा बना रहा हूं उसको, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ये होगा, जैसे मैं 3 into 3 का बना रहा हूं, -1 0 0 0 3 0 0 0 7, दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट, ये रहा डायगोनल एलिमेंट, इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, इसलिए हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये डायगोनल नहीं होगा, मैं वापस से बोल रहा हूं, एक ही डायगोनल होता है, वो है -1 3 7, जिसमें रो और कॉलम का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होता है। 1 1, इसका नाम क्या है बेटा, बोलो इसका नाम, A1 इसका नाम और इसका नाम A33। तो देखो 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, इसलिए हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डायग ए मतलब डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए -1 3 7, दिस इज डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। 3 एलिमेंट लिखा मतलब 3 into 3 का मैट्रिक्स है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट तो जीरो होंगे, मैंने पहले बोला डायगोनल मैट्रिक्स में। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब समझ में आया, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया? Yes, sir. एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझो। सपोज मैंने बोला B = 2 into 2 का लेते हैं, जैसे मैंने लिया 4 0 0 5। नाउ दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट जीरो, ये 2 into 2 का मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है। क्या डायगोनल मैट्रिक्स सबको अब समझ में आ गया? आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है ये समझिए। अगेन इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, अगेन इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अब यदि ये स्केलर मैट्रिक्स है तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स या इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अब मैं देखो जो चीज लिख रहा हूं उसको समझना, मैं जनरल लिखूंगा। अब Aij = 0 if I is not equal to j, and Aij = k if I equal to j। ये मैंने जनरल लिखा बेटा। अब ये जनरल कैसे लिखा, मैंने क्या बोला, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखो मैं इसको बनाता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा। पहले इसकी बात करते हैं। Aij = k, I और j इक्वल है तो k होगा, k होगा मतलब a की वैल्यू आएगी हर जगह। जैसे मैंने लिखा -5 A11, यहां पर भी -5 ही आएगा, यहां पर भी -5 ही आएगा, क्योंकि I और j इक्वल है तो a की वैल्यू आएगी k, कोई सी भी एक वैल्यू। और उसने बोला I और j इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे इसका नाम क्या है बेटा, बोलो इसका नाम क्या है, इस एलिमेंट का नाम क्या है, A12। क्या 1 और 2 इक्वल है, नहीं है, तो इसका वैल्यू 0। A13, इसका भी वैल्यू 0 0 0, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। दिस इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है ये। अब देखो चीजों को समझना,
ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगी, डायगोनल एलिमेंट सब सेम आए। तो यदि डायगोनल एलिमेंट सब सेम आएंगे तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर? क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है बेटा इसमें? भरत क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, अब जो हमारे काम की चीज है, जो हमारे हर जगह काम में आएगा वो है, और वो है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये भी अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट 1 आएगा, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अगेन इसकी डेफिनेशन में बोलूंगा, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that aij equal to 0 if I is not equal to j। aij वहां पर मैंने k लिखा था, लेकिन यहां 1 लिखूंगा। अब डायगोनल एलिमेंट 1 आएगा तो हम उसको आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय IN। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम IN से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल फिक्स है, कभी भी लिखा हुआ आ जाए I2, तो बेटा पूछना मत अब कि I2 क्या होता है, I2 ये होता है, दिस इज I2, ये फिक्स है, I2 ये होगा 1001। कभी भी आइडेंटिटी I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 या 2 ऑर्डर, तो क्या होगा 1001। इसी तरह मैं आपसे बोलूँ I3, तो बेटा I3 होगा 100 010 001। दिस इज I3, ये I3 हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है? नो सर। No, sir. तो ये I2 और I3 आ गया हमारा, I2 ये आ गया और I3 ये आ गया। चलिए आगे देखिए। फिर दो चीज और आती है, एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ये समझो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कभी भी मैट्रिक्स में इस तरह से बने, डायगोनल के रेस्पेक्ट में बनेगा, हमेशा ये ध्यान रखना। यदि इस तरह का मैट्रिक्स आ रहा है आपका, बाकी एलिमेंट 0 आ रहा है इनके अलावा, तो ये बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इस तरह का ट्रायंगल बने, डायगोनल तो बनेगा डायगोनल के हिसाब से, इस तरह से डायगोनल तो अपनी जगह पे रहेगा, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बनाया आपने, तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं एग्जांपल पहले दे देता हूँ डेफिनेशन से पहले, -3 5 7 4, ये हो गया आपका 0 0, एक सेकेंड, 0 7 9 0 0 8। ध्यान से देखो ये यही बन रहा है कि नहीं बन रहा? ध्यान से देखो, सिर्फ एलिमेंट को देखो, 0 को मत देखो। क्या इस तरह का फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा? इनको ज्वाइन करो, देखो ये देखो देखो। Yes, sir. इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? Upper अपर triangle. ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। डेफिनेशन तो बना देंगे, डेफिनेशन की दिक्कत थोड़ी है अपन को। अपन को तो समझना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, तो मैंने डिफाइन किया इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, किस तरह से होगा, Aij इक्वल टू 0 इफ I इज ग्रेटर देन J। यदि I का वैल्यू J से ज्यादा हो गया तो वो वैल्यू 0 होगी बेटा, बस ये इसकी डेफिनेशन। यदि I का वैल्यू J से ज्यादा हो गया तो वो 0 होगा। कैसे, देखो इसका नाम बोलते चलो, इसका नाम 1 1 कुछ भी नहीं, चलो इसका नाम 1 2 कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम 1 3 कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम 2 1, क्या यहाँ I J से ज्यादा है? बिल्कुल है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, 0। फिर यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत नहीं, ये 3 1 I का वैल्यू J से ज्यादा है 0 होगा, I का वैल्यू J से ज्यादा है 3 2 0 होगा, यहाँ की दिक्कत नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, Aij इक्वल टू 0 इफ I इज ग्रेटर देन J। जब I का वैल्यू J से ज्यादा होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया बेटा, क्लियर है ये? अब लोअर ट्रायंगुलर, हाँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, आज तो जनरली चलेगा बेटा, मैट्रिक्स तो कल से ही चालू हो पाएगा, लेकिन आज जनरल तो बताना पड़ेगा, ये नहीं बताऊंगा तो कैसे होगा। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that Aij equal to 0 if I is less than J। और मैट्रिक्स कैसा बनेगा, जैसे मैंने अभी फिगर बनाया था, ये वाला एलिमेंट जैसे -4, ये 0 होगा, ये 0 होगा क्योंकि I J से कम है। 5 8 ये 0 होगा, 9 4 7, तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब I का वैल्यू J से कम होगा तो वो वैल्यू 0। तो ये था बेटा हमारा टाइप ऑफ मैट्रिसेस। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई भी टॉपिक में बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? पक्का सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि बेसिक है बेटा, बेसिक आपको ध्यान रखने पड़ेंगे तभी आगे मैट्रिक्स हो पाएगा। हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस ये आपका बेसिक है। कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी वो चीज समझना। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं उसको। मैंने इधर लिखा -5 4 7 3 4 2 और इधर मैंने लिख दिया x y 3 4 7 5। तो बेटा ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगी। क्यों इक्वल नहीं होगी? क्योंकि इसमें दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। पहली चीज, यदि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होगी तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बताएंगे बेटा इसका? 2 into 3 और इसका ऑर्डर 3 into 2। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? नहीं है। तो ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं होगी। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने बोल दिया -5 4 7 3 4 2, सब ऑर्डर भी सेम कर दिया मैंने। x y 7 z 4 -3। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है? Yes, sir. हो सकती, नहीं हो सकती? Yes, sir. नहीं हो सकती। चलो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ये भी इक्वल नहीं हो सकती। इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 का, उधर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है? -3। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्या
नो सर। अरे बेटा ये नहीं हो सकते, तो ये दोनों मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो यहां से हमें दो बात पता लगी बेटा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा, और दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अब मैं बार बार करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोल रहा हूं बेटा, बेटा ध्यान से समझना बाकी सब लोग। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है -5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है x, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है y, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 7, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है z, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा। क्या इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है क्या? नो नहीं है। तो ये लास्ट वाला केस आपका सही नहीं है, इसलिए इसका इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मेरी बात समझ में आई कि इक्वलिटी कब एग्जिस्ट करेगी? पहली चीज, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। समझ में आया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया क्या? यस सर। अब जैसे हाँ, आपको क्या करना है कि आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें वैल्यू, इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है वो आपसे। जैसे मैंने आपसे बोला a + b, इधर बोल दिया 2, इधर बोल दिया 5, इधर बोल दिया ab। नाउ दिस इज इक्वल टू 6, 2, 5, 8। Find the values of a and b if a and b are natural numbers। भाई जो जनरल है इनको तो मत देखो, ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब इक्वलिटी पॉसिबल है, बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। तो भला इक्वल करो भाई, a + b किसके इक्वल है? b + 3। और ए बी किसके इक्वल है? 8। सपोज 1 मार्क में आ गया तो बेटा ज्यादा टेंशन मत लेना, ए बी = 8, 8 के फैक्टर करते चलो, जिनसे 6 आ जाए वो आंसर है। जैसे मैंने a = 1 लिया, तो 1 पे तो 8 है, पॉसिबल ही नहीं है a + b में 6 आना चाहिए। तो एक तो आएगा आपका a का वैल्यू यदि 2 है, तो b का वैल्यू क्या आएगा बेटा? भाई इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 8 और सम आ रहा है 6, और यदि a का वैल्यू 4 है तो b का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। ये दो आंसर पॉसिबल है बस। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम करोगे तो 6 आएगा और प्रोडक्ट करोगे तो 8 आएगा। यदि 1 मार्क में आएगा तो डायरेक्ट लिखना, उसमें कहीं पे भी आपको रीजन नहीं देना। वैसे तो निकालने में तो मैं निकाल दूंगा अभी कैसे 2, 4 और 2 है, लेकिन आपका 1 मार्क में आएगा तो आप तो सिर्फ ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम 6 है और प्रोडक्ट 8 है, मतलब 8 के फैक्टर करने हैं आपको, जिनका सम 6 आ रहा है। तो 2 और 4 या 4 और 2, ये दो नंबर आएंगे आपके। क्या क्लियर है? यस सर। अब ऐसी प्रॉब्लम 1 मार्क से ज्यादा नहीं आ सकती बेटा, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अपन इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो b = 8/8, फिर यहाँ रख रहे हैं, फिर सब है ना आपके फैक्टर, फिर आप है ना क्वाड्रेटिक लगा रहे हैं। हाँ आएगा, 1 मार्क से ज्यादा नहीं आएगा, ये आएगा। फिर आप इसको इस तरह से कर रहे हैं, फिर इसके फैक्टर कर रहे हैं, a - 4 a - 2 = 0, तो a का वैल्यू 4 आ गया, या a का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू 4 आ गया तो b का वैल्यू 2 आ गया, मतलब ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। इससे तो 1 मार्क से ज्यादा नहीं आएगा, 1 मार्क में तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। इससे ज्यादा का लेवल का प्रॉब्लम ही 1 मार्क से ज्यादा का नहीं आ सकता। ये क्लियर है? सोल्व करेंगे तो मैंने बता ही दिया, सोल्व ऐसे करेंगे। क्लियर बेटा सबको? यस सर। यस। चलिए अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, फिर कल हमारा मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे। बड़ी जल्दी टाइम निकल गया यार आज, मुझे तो टाइम का मालूम ही नहीं पड़ा कब 1 घंटा हो गया है? तो कल से फिर अपन 4 बजे मिले फिक्स है? हाँ सर। हाँ क्यों है ना अपन, हाँ 1 घंटा पूरा पढ़े, जब मजा आएगा। क्या मतलब है? ठीक है ना, चलो
अब मैं बात कर रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एक टॉपिक और कर लेते हैं ये, इसका मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और अभी इसका पीडीएफ भी भेजता हूं मैं तुम्हें। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? मैं सिंपल सा देखो, डेफिनेशन से मतलब नहीं है। हम बोल रहे हैं कोई भी दो मैट्रिक्स है, पहली चीज तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 3 - 4 2 5 1 6, इसका ऑर्डर है 2/3, तो बेटा इसका ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए, तभी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे मैंने बोल दिया -4 1 7 8 4 2। अब सपोज मैंने a + b बोला, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो ऐड कैसे करेंगे? इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो 3 - 4 हो गया -1, -4 + 1 -3 हो गया, 2 + 7 9 हो गया, 5 + 8 13 हो गया, 1 + 4 5 हो गया, और 6 + 2 8 हो गया। ये आ गया बेटा हमारा a +। तो क्या किया हमने? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया। तो एडिशन ऐसे होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा। जैसे मैंने बोला सब्ट्रैक्शन निकालना मुझे 2a - 3b, तो बेटा पहले 2a का मतलब समझो। 2a का मतलब है हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा बेटा। करो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई। 2 -8 4 10 2 12, माइनस 3b का मतलब हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। -12 3 21 24 12 6। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 माइनस और माइनस कितना हो गया? माइनस और माइनस बोलो सब। प्लस प्लस, तो 6 + 12 कितना हो गया बेटा? 18। -8 -3 -11, 4 -21 -17। अगला क्या आएगा बोलो जल्दी? 10 - 24 कितना आएगा? -14। 2 - 12 कितना आएगा? 12 - 6 कितना आएगा बेटा? 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a - 3b। क्या ये समझ में आया? एडिशन सब्ट्रैक्शन। भरत क्लियर है Yes, ये? sir. हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अब मैं इसके, हाँ तो आज अपन, अब कल से जो हमारा पार्ट चालू होगा, पहले तो इस पे 1-2 प्रॉब्लम करेंगे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी पर, और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स का, वो है मल्टीप्लिकेशन। जो भी है वही है, यदि मल्टीप्लिकेशन करना आ जाएगा तो अपना क्लियर हो जाएगा। तो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ये है। तो आज हमने बिल्कुल जनरल बात की है बेटा। कल से हमारा इस पे जो एक्चुअल चालू होगा वो कल से होगा, उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो कल का हमारा टाइम 4 बजे का रहेगा, ठीक है ना बेटा? बाकी 2 बजे जो आ रहे हैं वो तो 2 बजे तो बाकी सब तो आएंगे सही। उसमें हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा है वो तो चलेगा सही। सर हाँ बेटा, हाँ बोलो। ये मैट्रिक्स चैप्टर में से कुछ हटा है क्या? हटा है ना बेटा, एलिमेंट्री ऑपरेशन हट गया। एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 3.4 हट गई, ठीक है पूरा हट गया। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन पूरा हट गया। थैंक यू सर। 3.4 पूरी हट गई है, ठीक है? ठीक है सर। चलिए मैं अब इसका मटेरियल और इसका जो अभी रिकॉर्डिंग है वो भेज देता हूँ मैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।